बेसिक क्राइटेरिया क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह से। तो अगर आप देखोगे तो भारत में हमने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं जंगलों को डिवाइड करने के। 1500 से 1700 मीटर हाइट पे जाओगे तो पाइन के फॉरेस्ट, पाइन होता है चीर, उसके ये बहुत ज्यादा जंगल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके लोकल ट्राइबल्स हैं, गुज्जर जिनको आप कहते हैं, गुज्जर बकरवाल कहते हैं दोस्तों, भोटिया है, शेरपा है, गद्दीज हैं, ये सब इन पैस्चर्स को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, खासकर समर्स के टाइम में। बायोस्फीयर रिजर्व अगस्त मलाई अगर आप देखेंगे, गल्फ ऑफ मुन्नार हो गया, तो ये मल्टीपल बायोस्फीयर रिजर्व्स है। नंदा देवी आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर, नौकरेक है इसी में ऊपर, तो मल्टीपल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हाल चाल बजेगे मेरे सुपरस्टार्स, कैसे बा, क्या हाल चाल, सब बढ़िया चल रहा है जीवन में, है ना? नमस्कार सभी को, और साथ ही साथ बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल ह्यूमैनिटीज वाला, आर्ट्स वाला के ऊपर। मेरा नाम है कुणाल और हम कर रहे थे ज्योग्राफी का एक बेहतरीन सा सफर जिसमें लगभग बाकी हैं आपके 2 चैप्टर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नेचुरल वेजिटेशन, जो कि काफी आसान सा टॉपिक है और कई बार आप क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ के आ चुके हो। और उसके बाद बस एक चैप्टर आपका और बचता है, उसके बाद हम खत्म करेंगे इस प्यारे से सुंदर से सफर को। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। तो हम यहाँ 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे आज बच्चों। नंबर 1 हम बात करेंगे किसकी, द नेचुरल वेजिटेशन की। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, नाम में अगर नेचुरल आ जाए तो मतलब कोई भी ऐसा पेड़ पौधे वाला क्षेत्र होना चाहिए जिसमें ह्यूमन बींग्स का इंटरफेरेंस बिल्कुल ना के बराबर हो। ठीक है, अदरवाइज फिर वो नेचुरल नहीं रह जाता मेरे दोस्त। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो साहब बात कुछ ऐसी है कि नेचुरल वेजिटेशन, आप कई बार अपने घर के बाहर निकलते होंगे तो आपको पेड़ पौधे दिखते होंगे ना, सड़क के किनारे लगे हुए। कई बार जो बच्चे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, आपको इतने सारे जंगल दिख जाते होंगे। तो सवाल ये उठता है दोस्तों, जो पेड़ पौधे जंगल है, इनको आप ज्योग्राफी में जब स्टडी करते हो तो इनके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने आते हैं। देखिए यूं तो आपको दिखते में हर पेड़ पौधा बहुत सुंदर लगता है, बट मजे की बात क्या है दोस्तों कि हर पेड़ पौधे का अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक इंपॉर्टेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका एक नाम है। जैसे मेरा नाम कुणाल है, तुम्हारा नाम कुछ और होगा, वैसे ही इन पेड़ पौधों का भी कुछ नाम है। तो आइए उन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलो, तो दोस्तों नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्लांट कम्युनिटी जिसको अभी अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया गया है काफी लंबे समय से, मतलब ह्यूमन बींग्स ने जिसको टच नहीं किया है। ठीक है, जिससे कि यार अपने हिसाब से आपका ये प्लांट स्पीशी ग्रो कर रहा है, जो आसपास का क्लाइमेट एनवायरमेंट है उससे एडजस्ट होता जा रहा है। ठीक है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है ना। यहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन जब जीरो होती है, जब ह्यूमन बींग्स यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं ना, इसको छेड़ते छाड़ते नहीं है, तब आप कह सकते हो ये इलाका कहलाता है द नेचुरल वेजिटेशन। अब कहोगे सर जो खेतों में लगी हुई खेती बाड़ी है क्या वो भी इसका पार्ट है? द आंसर इज नो दोस्तों, बिकॉज खेतों के अंदर जो आप क्रॉप्स उगाते हो वो ऑटोमेटिकली नहीं ग्रो करते, उसमें इंसान की मेहनत लगती है, इंसान आर्टिफिशियली तरीकों से उन क्रॉप्स को ग्रो करता है, तो वो डेफिनेट सी बात है नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है। नेचुरल का मतलब ही हो गया कि कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप प्रकृति में ग्रो कर रही है और ह्यूमन बींग्स का उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। चलिए भारत की बात करें तो भारत में आपको मल्टीपल वैरायटीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। हिमालयन रीजन्स में आप चले जाइए तो टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट आपको मिल जाएगा। आप वेस्टर्न घाट्स की तरफ आइए दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आइए तो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको दिख जाएंगे। डेल्टास में आप जाओगे तो आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के साथ साथ मैंग्रोव का जो क्षेत्र होता है, मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट होते हैं वो मिल जाएंगे। डेजर्ट एरियाज में जाएंगे आप, अगर आप देखोगे तो कैक्टस या कैक्टी जिसे आप कहते हैं, कांटेदार होता है, वो बड़ा फेमस है। ठीक है, झाड़ियां बहुत फेमस है उधर पे। सो वेरिएशन आपका क्लाइमेट के अंदर, सॉइल के अंदर जो है डिसाइड करता है किस प्रकार का वेजिटेशन कवर किसी इलाके में प्रेजेंट हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ कुछ बेसिक क्राइटेरिया क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह से, तो अगर आप देखोगे तो भारत में हमने कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं जंगलों को डिवाइड करने के। पहला क्राइटेरिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न, चौथा है माउंटेन यानी माउंटेन वाले, और पांचवा है लिटोरल या स्वैम्प फॉरेस्ट जिसे हम मैंग्रोव का नाम भी देते हैं। ठीक है, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन की। तो आपको 2 बातें समझ में आ गई होंगी, ट्रॉपिकल मतलब कहीं ना कहीं थोड़े ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको मिलेगा, एवरग्रीन मतलब सदाबहार। तो सदाबहार रहने वाला, सदाबहार मतलब जिसमें कभी हरियाली खत्म ना हो, तो आपको दिमाग में बैठा लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉरेस्ट आपको मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप के, जो वेस्टर्न साइड के ढलान है, वेस्टर्न साइड का स्लोप है, वहां पे मिल जाएंगे आपको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स के हिली रीजन्स में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर। बेसिकली ये वहां पे मिलते हैं जहां थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, थोड़ा वार्म टेम्परेचर होता है और रेनफॉल लगभग जो है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। टेम्परेचर अगर आप एवरेज निकालने जाएंगे तो 22 डिग्री से आपको ऊपर ही मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ना लेयर्स में होते हैं। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स, सबसे नीचे सबसे छोटी झाड़ियां टाइप की होंगी, फिर उनसे बड़े पेड़, फिर उनसे बड़े पेड़, फिर उनसे बड़े पेड़, मतलब पेड़ इतने बड़े होते हैं 60-60 मीटर की हाइट पे चले जाते हैं।
ऐसा लगता है किसी ने ऊपर से छाता बना लिया है ना पेड़ों का। तो कई बार क्या होता है, सनलाइट अगर आप देखेंगे तो ऐसे फॉरेस्ट में नीचे जंगलों तक पहुंच ही नहीं पाती, फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाती, बिकॉज पेड़ इतने बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे जंगलों में हमेशा आपको नमी वाला, ह्यूमिडिटी वाला फील है ना, वो चिपचिपापन हमेशा दिखाई देगा। ठीक है, अगर कभी भी आप ऐसे जंगल विजिट करते हैं तो। ठीक है, चले। तो हमने क्या देखा यहाँ पे बच्चों की जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा लेयर्ड है। ठीक है, जो क्लोजर टू द ग्राउंड आपको चीजें मिलेंगी, जनरली श्रब्स होंगे आपके, क्रीपर्स होंगे ना जो दूसरे प्लांट्स पर से चढ़े आते हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर छोटे साइज वाले ट्रीज होंगे, और जब लेयर्स में ऊपर जाते जाओगे तो आपको बड़े पेड़ ऊपर की तरफ दिखने लगेंगे। ठीक है, इन फॉरेस्ट में जो है ट्रीज काफी बड़े होते हैं, 60 मीटर तक की हाइट पे जाते हैं। कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं होता ट्रीज का, अपने पतझड़ का यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम नहीं कि कब पत्ता झड़ेगा, है ना। हमेशा एक ना एक पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हमेशा हरा भरा रहता है, इस वजह से इसको हम हरे भरे वन या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट क्या होता है, साल भर आपको ग्रीन दिखते हैं। स्पीशीज जो इन फॉरेस्ट में मिलती है जनरली पेड़ों के, रोजवुड हो गया, महोगनी का लकड़ी हो गया, एबनी का लकड़ी हो गया। तो आप देख रहे हैं सभी फर्नीचर बनाने वाले प्लांट्स जो आपके इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्लांट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। अब इसी में क्राइटेरिया आता है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो ये जो कम रेनी पार्ट्स होते हैं, जब बारिश कम हो रही है जिन क्षेत्रों में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे फॉरेस्ट में ना दो प्रकार के पेड़ मिलेंगे आपको, तो एवरग्रीन वैरायटी और दूसरा डेसिडियस वैरायटी, मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा वैरायटी वाला जंगल है पूरे भारत के अंदर। तो पूरे भारत में अगर आपको सबसे ज्यादा अमाउंट में कोई फॉरेस्ट मिलेंगे तो आपके डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। और सेमी एवरग्रीन का मतलब होता है जब दो वैरायटी के जंगल आपको मिलते हैं यहाँ पे, नंबर 1 एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जो क्रीपर्स आपके ग्रो करते हैं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, आपने सुना होगा कि एक पेड़ को ऐसा ना लपेट करके ना उस पर लता लटक रही होती है ना, एक पेड़ दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ रहा होता है, तो वो इसको एवरग्रीन कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, पूरे टाइम ग्रीन ही रहता है। इनफैक्ट आप देखोगे मेजर स्पीशीज यहाँ पे व्हाइट सिदार का पेड़ होता है, सिदार वुड बहुत फेमस है यार, हुलाक का पेड़ होता है, कैल का पेड़ होता है। तो ये मेजर पेड़ है जो अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर गाइस। तो ये बेसिकली एक मैप है जो दिखाता है कि भारत में किस तरीके से कौन कौन से जंगल बहुत फेमस है, राइट। चलिए, तो हमने क्या देखा, नंबर 1 दोस्तों कि ट्रॉपिकल डेसिडियस, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना पूरा इतना बड़ा सा क्षेत्र, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, ज्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे, आपका अंडमान निकोबार वाले साइड पे, या फिर जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं आपके, जहां पे आपका बारिश काफी होता है, वेस्टर्न घाट्स वाले साइड पे। तो ये कहानी है, या नॉर्थ ईस्ट के कुछ घने जंगलों में आप चले जाइए तो वहां पे भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी जो मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इंडिया का सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलेगा बेटा, वो है आपका द डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिए बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों, बहुत फैक्चुअल है, कंसेप्ट समझते जाओगे फटाफट से आते जाओगे। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी, वो जानते थे कि इकोनॉमिक वैल्यू कितना ज्यादा है भारत के जंगलों का, इसलिए उन्होंने क्या किया, लार्ज स्केल पे इसको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, पेड़ काटने स्टार्ट किए। इनफैक्ट आप देखोगे फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर पूरा बदल गया था। अब जो ओक का पेड़ होता है, ओक का पेड़ कैसा होता है, सब मोटे तने वाला होता है। ठीक है, और वो काफी बड़े बड़े पत्ते होते हैं ओक के पेड़ के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, सो ओक का पेड़ में क्या होता है, बड़ा बड़ा पत्ता होता है। तो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन है उत्तराखंड का, वहां पे आपको इस टाइप के पेड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया था कि ये जो ओक का लकड़ी होता है ना, इसको आप शिप बनाने में इस्तेमाल करते हो, रेलवे कोचेस बनाने में इस्तेमाल करते हो। तो इन्होंने क्या दिया गया था, ओक के जंगलों को रिप्लेस कर दिया था किससे, चीर के पेड़ों से। अगर आप जाएंगे तो आज पाइन के पेड़ बहुत ज्यादा दिखते हैं, और ये ओक के पेड़ क्या कर गए, काट काट के ले गए, किस लिए, शिप्स बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे फॉरेस्ट को यहां पे क्लियर किया गया था ताकि प्लांटेशंस ओपन किए जा सकें, टी, रबर, कॉफी प्लांटेशंस। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लकड़ी का इस्तेमाल जो है ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए भी क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलेटर्स बनाने के लिए और भी किसी चीजों के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जंगलों को क्या कर दिया इन्होंने, कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को पता था कि इकोनॉमिकली हमारे जंगल कितने प्रोडक्टिव हैं, एंड एज अ रिजल्ट ये क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, किनको मॉनसून वन या मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है दोस्तों। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कोई अगर आपको मिलने वाला है तो वो आपके मॉनसून जंगल ही है। अब ये कितने किन रीजन में आपको मिलेंगे, लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रीजन में। जहां पे बारिश कम होती है वहां इन्हें ड्राई डेसिडियस कहा जाता है, जहां पे बारिश ज्यादा होती है, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश आपको मिलती है ऑन एन एवरेज, वहां इन्हें मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। अब वाटर अवेलेबिलिटी के बेसिस पर आपको क्या बताया, इनको हम डिवाइड करते हैं ड्राई और मॉइस्ट में। तो मॉइस्ट का मतलब होता है थोड़ा नम, शुष्क जिसको आप कहते हो। ठीक है, हिंदी में कहते हैं शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो हिंदी में अगर आप कहें तो शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं कई बार। तो मॉइस्ट का मतलब ही हो गया कि आपको पानी मिल रहा है। तो लगभग मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट किस इलाके में मिलेगी, जहां पे आपका रेनफॉल लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, एरियाज की बात करूं तो ये आपको मिलने वाला है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहां हिमालय के फुट हिल्स है, नीचे वाले इलाके हैं, पहाड़ खत्म हो रहे होते हैं, या फिर ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में, जो आप देखो कि कंपैरेटिवली थोड़ा कम पानी रिसीव करता है, और बाकी आपका उड़ीसा।
टीक का पेड़, साल का पेड़, शीशम की लकड़ी हो गई, हुर्रा हो गया, महुआ का पेड़ हो गया, आंवला का पेड़, सेमूल हो गया, कॉटन निकलती है इससे कई बार, है ना, कुसुम का पेड़ हो गया, सैंडलवुड, चंदन जो कि पुष्पा में दिखाया गया है दोस्तों। तो ये सभी प्रकार के वन आपको जो है, सभी प्रकार के जो मतलब आपके पेड़ हैं वो आपको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ड्राई डेसिडियस की हम बात करें तो ये भी कई सारे इलाकों कवर करते हैं देश के। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज रेनफॉल कितना होता है, 70 से 100 सेंटीमीटर। तो जितना रेनफॉल इस वाले इलाकों को मिलेगा वहां पे आपको जल्दी ड्राई डेसिडियस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे जहां पे थोड़ा सा ज्यादा बारिश मिल जाती है इस एरिया में, तो वहां पे थोड़ा सा ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है कि जो ड्राई है वो थोड़ा सा मॉइस्ट में चेंज होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। और अगर ज्यादा ड्राई हो जाता है एरिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, एक एरिया लिया जहां पे ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 70 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब इस एरिया का भी कोई पार्ट ऐसा होगा जहां पे हो सकता है इससे थोड़े ज्यादा रेनफॉल होती हो, और एक होगा जहां पे इससे थोड़ा कम रेनफॉल होती हो। तो जहां ज्यादा होगी वहां पे आप देखेंगे कि आपको थोड़े मॉइस्ट टाइप के पेड़ ज्यादा मिलेंगे, और जहां आपकी कम होगी वहां आप देखेंगे थोड़ा थॉर्न फॉरेस्ट जो डेजर्ट टाइप का वेजिटेशन होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरली कहां पाए जाते हैं बच्चों, जो आपके रेनियर एरियाज हैं, पेनिनसुला के जो प्लेन है आपके उत्तर प्रदेश बिहार के, वहां पे आपको इस तरीके के जंगल ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, लेट्स मूव फर्दर नाउ। अच्छा, अब जो हाई रेनफॉल वाले रीजन आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के, है ना, या नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इन फॉरेस्ट क्या एक फीचर वहां पे दिखता है, जिसको आप कहते हैं पार्क लैंडस्केप। और पार्क लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, जहां घास और पेड़ दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसा होता है आपका पार्क लैंड स्पेस, ठीक है, पार्क लैंड लैंडस्केप, यानी आपका घास भी एग्जिस्ट कर रही है और साथ ही साथ पेड़ भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये कहां मिलेगा, डेसिडियस फॉरेस्ट के वो एरियाज में जहां पे रेनफॉल थोड़ी ज्यादा है, खासकर पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले क्षेत्र के अंदर, या नॉर्थ इंडियन प्लेन में जहां पे रेनफॉल थोड़ी ज्यादा है। तो इन फॉरेस्ट में आपको एक पार्कलैंड लैंडस्केप देखने को मिलता है, यानी जहां घास और आपके जो पेड़ हैं वो एक तरीके से आपको साथ साथ मिलते हैं, ठीक है, ओपन स्ट्रेचेस में, ठीक है, जहां पे टीक या बाकी जो ट्रीज हैं उसके बीच बीच में आपको घास देखने को मिल जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पार्कलैंड लैंडस्केप, ठीक है। और अगर हम ड्राई सीजन जैसे आप स्टार्ट होता है, अगर आप देखोगे तो ट्रीज क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को झाड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एंड फॉरेस्ट अगर आप देखोगे तो ग्रासलैंड जैसा दिखता है, जब बड़ा सा ग्रासलैंड हो, घास का मैदान हो, और सभी तरफ जो ट्रीज होते हैं बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तेंदू का पत्ता जिससे बीड़ी बीड़ी बनती है ना, ताऊ हमारे पीते हैं यार, पलास का पत्ता, पलास का पेड़ हो गया, अमलतास हो गया, बेल हो गया, खैर हो गया, एक्सेलवुड हो गया, ये कॉमन ट्रीज है यार इस प्रकार के फॉरेस्ट के। नाउ वेस्टर्न एंड सदर्न पार्ट जो आपका राजस्थान का है, वेजिटेशन कवर बहुत ही रेयर है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे रेनफॉल जो है ना आपका काफी ज्यादा कम है, और साथ ही साथ जो अपने जो जानवर हैं वो यहाँ ओवर ग्रेजिंग इतना ज्यादा करते हैं जिससे लैंड अपनी डिग्रेड हो गई। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है, ग्रेजिंग का मतलब होता है चारा चरना। तो अपनी गाय भैंस क्या करती हैं भैया, चारा चरती हैं, बट जरूरत से ज्यादा अगर चारा चल जाएंगी कहीं पे तो घास क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप देखोगे जो वेस्टर्न एंड साउथ पार्ट ऑफ राजस्थान है वहां पे आपको काफी लेस वेजिटेशन देखने को मिलेगी, बिकॉज रेनफॉल भी कम है और ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड आपकी बहुत ज्यादा खराब या डिग्रेड हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पे, जिसे आप डेजर्ट टाइप वेजिटेशन का नाम भी दे सकते हो। तो दोस्तों ट्रॉपिकल थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटों से भरा, है ना। तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहां आकर करते हैं, या कर करते हैं जहां पे रेनफॉल आपका 50 सेंटीमीटर से भी मेरे भाई कम होता है, ठीक है। तो यहाँ वैरायटी ऑफ ग्रासेस आपको देखने को मिलेंगी, बहुत प्रकार के ग्रास, श्रब्स, छोटे पेड़ कांटे वाले आपको देखने को मिलेंगे। सेमी एरिड एरियाज आपके सेमी ड्राई रीजन, साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, एमपी और यूपी, ये तो जो ड्राई एरियाज हैं जहां पे बारिश बहुत कम होती है, वहां पे थॉर्न फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। इन फॉरेस्ट में प्लांट्स में लीव्स बहुत कम होती है मोस्ट ऑफ द ईयर अगर आप देखोगे, और यहाँ पे ना एक तरीके से छोटे पेड़ आपको ज्यादा दिखते हैं, कांटेदार वृक्ष ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज की बात की जाए, बबूल का पेड़, बेर का पेड़, है ना, डेट्स हो गए आपके, वाइल्ड डेट्स हो गए, पाम का पेड़ हो गया आपका, है ना, खैर का पेड़ हो गया, नीम का पेड़, केजरी का पेड़, ठीक है, पलास का पेड़। तो इस टाइप के अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे इस टाइप के पेड़ बड़े कॉमन है। एक ग्रास होती है तुसोकी ग्रास, है ना, जो लगभग 2 मीटर की हाइट तक भी ग्रो कर सकती है। तो घास फूस थोड़ी सी ड्राई वाली, थोड़े ड्राई टाइप के कांटेदार झाड़ी वाले पेड़, ये बहुत कॉमन है आपके थॉर्न वेजिटेशन के अंदर, ठीक है। थॉर्न का मतलब है कि जहां पे कांटे कहीं ना कहीं निकले हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जैसे आप कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। अब माउंटेन से आपको एक बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि हम यहां बात करेंगे इसके, हम यहां बात कर रहे हैं माउंटेन की, यानी पर्वत की। तो ये वो वेजिटेशन है जो आपको जनरली थोड़े पहाड़ी इलाकों के वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। माउंटेनियस एरियाज में आज जो डिक्रीज है टेम्परेचर का ऑल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ साथ, वो काफी हद तक आपके वेजिटेशन को डिफाइन करता है। जितना आप ऊंचाई पे जाओगे टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा, और उसी वजह से आप देखोगे आपका वेजिटेशन भी काफी हद तक यहाँ पे डिफाइन करेगा। अब माउंटेन फॉरेस्ट को अपना दो तरीके में बांट सकते हैं, एक तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट है और एक आपके सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट है। जो हिमालयन रेंजेस है ना, अगर आप देखोगे तो एक बड़ा तगड़ा वेजिटेशन कवर को एक तरीके से एक पैटर्न को शो करती हैं। जैसे आप यहाँ ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल क्या होता है, वार्म एरियाज होते हैं। तुंद्रा क्या होता है बच्चे, थोड़ा ठंडा इलाका होता है। तो जैसे अगर आप देखोगे
जब आपका ट्रॉपिकल एरिया से आप टुंड्रा वाले रीजन में बढ़ते जाएंगे तो ऑल्टीट्यूड के साथ साथ जो आपका वेजिटेशन है वो भी काफी बदलता जाएगा। डेसिडियस फॉरेस्ट, अगर आप हिमालयन फुटहिल्स में जाइए, जो एकदम पहाड़ जहां खत्म हो रहे हैं, प्लेन्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, उसके आसपास आपको डेसिडियस जंगल बहुत कॉमन मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे, इससे पहले जो वेट टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट होता है लगभग 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फुटहिल्स पे आप जाएंगे, फुटहिल्स के पहले क्या होगा भाई, फुटहिल्स पे डेसिडियस फॉरेस्ट कॉमन है। फिर 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे आपके वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट काफी कॉमन है, थोड़े चौड़े पत्ते वाले पेड़ आपको मिलेंगे। हाई एरियाज में जाएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के हिली एरियाज में, जैसे ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल, यानी इसको उत्तराखंड कहते हैं, तो एवरग्रीन ब्रॉड चौड़े पत्ते वाले जो पेड़ हैं आपको, जैसे ओक का पत्ता, ओक का पेड़ हो गया, चेस्टनट हो गया, ये कॉमन है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के थोड़ी हिली एरियाज में जाइए या फिर वेस्ट बंगाल के थोड़े से हिली एरियाज वाले साइड जाइए, मतलब ऊपर वाले साइड पे, तो वहां पे चौड़े पत्ते वाले पेड़, ओक है, चेस्टनट है, बहुत कॉमन है। अब 1500-1700 मीटर हाइट पे जाओ, है ना, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, शिवालिक रेंजेस में कहीं ना कहीं तुम घूम रहे होगे, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है। 1500 से 1700 मीटर हाइट पे जाओगे तो पाइन के फॉरेस्ट, पाइन होता है ना चीर, उसके ये बहुत ज्यादा जंगल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पाइन पता है क्या होता है, पाइन ऐसा होता है, मतलब कैसा होता है, तुम्हें इस टाइप से निकला होता है, इस टाइप से होता है वो। ठीक है, इसको हम कहते हैं पाइन के जंगल। तो चीर पाइन एक बहुत ही कॉमन, चीर का लकड़ी एक बहुत ही कॉमन कमर्शियल ट्री अगर आप देखोगे इस पूरे एरिया में। फिर देवदार के वृक्ष आपको हिमाचल में देखने को ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो देवदार का जो पेड़ है ना, बहुत तगड़ा स्पीशी है, जो मेनली ग्रो करता है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। मैंने कहा ना, देवदार अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं मनाली, आप जा सकते हैं जिबी, आप जा सकते हैं कसोल, तो यहाँ सब देवदार का वृक्ष आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, जनरली हिमाचल वाली बेल्ट में ज्यादा कॉमन है, उत्तराखंड में थोड़ा हाइट पे जाओगे तो देवदार अगर आप देखोगे बहुत तगड़ा वुड है ना, बहुत तगड़ा सॉलिड वुड है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे चिनार का पेड़ हो गया, वॉलनट, अखरोट का पेड़ हो गया आपका। ठीक है, ये जो आपको हमारा कश्मीर, अगर आप जाते हैं कश्मीर वैली में, तो वहां पे आपको अखरोट और चिनार का पेड़ बहुत ज्यादा मतलब मिलेगा। आपने गाना सुना है, कौन सा गाना है यार, बड़ा फेमस है ना, एक मूवी आई थी, ठीक है, उसका गाना है ना, पत्ता चिनारों का, पत्ता चिनारों का, जैसे हवाओं में, है ना, तो ऐसे करके मेरे को 2-3 लाइन याद है ना, गला आजकल गया हुआ है। चलिए, तो चिनार इज अ वेरी फेमस लकड़ी यार, कश्मीर साइड आप जाइएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, मतलब बहुत क्लियरली आपको देखने को मिलेगी। वॉलनट, अखरोट साइड, जम्मू साइड जाइए, अखरोट बहुत सस्ता मिलता है उधर, तो किधर से आ रहा है, नेचुरल जंगलों से आ रहा है। ठीक है, फिर एक ब्लू कलर का पाइन होता है, उसका ब्लू पाइन कहते हैं ना, नीले कलर, बहुत सुंदर लगता है, स्प्रूस का पेड़ होता है, वो मिलता है लगभग थोड़े और हाइट्स पे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ब्लू पाइन वगैरह आपको देखना है तो हिमाचल वाले बेल्ट में थोड़ा ऊपर चाहिए, लगभग 2225 से लेकर 3048 मीटर्स की हाइट पे। कई सारे प्लेसेस में जोन पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं ना, अगर आप काफी हाइट पे जाओगे तो खुले घास के मैदान आपको दिखाई देते हैं, इसको हम कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, और हाई जाओगे आपको तो यहाँ पे जंगल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके अल्पाइन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो इससे भी और हाइट पे आप चले जाएंगे तो उनको हम अल्पाइन ग्रासलैंड्स कहते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर आप देखेंगे तो सिल्वर फर हो गया आपका, जूनिपर हो गया, पाइन का ट्री हो गया। पाइन के भी ना बहुत सारे वैरायटीज होते हैं दोस्तों, छोटे वाले कम हाइट वाले जगहों पे पाइन का पेड़ बहुत अलग दिखता है, ऊपर जाओगे हाइट पे तो ब्लू पाइन अलग दिखता है, फिर उससे भी ऊपर जाओगे तो अलग तरीके के पाइन होते हैं। ठीक है, तो पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रॉन, बहुत सुंदर फ्लावर होता है, बहुत सुंदर फ्लावर गाइस। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे तो लगभग 3000 से 4000 मीटर की हाइट पे आपको दिखाई देता है, दैट्स अ वेरी गुड हाइट, राइट। चलिए, हाउएवर ये जो पैस्चर्स हैं, बिकॉज अगर आप इतने हाइट पे जाओगे ना तो आपको घास के मैदान बहुत ज्यादा दिखेंगे, ग्रासलैंड्स बहुत दिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो आपके लोकल ट्राइबल्स हैं, गुज्जर जिनको आप कहते हैं, गुज्जर बकरवाल कहते हैं दोस्तों, भोटिया है, शेरपा है, गद्दीज हैं, ये सब इन पैस्चर्स को बड़े अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, खासकर समर्स के टाइम में अपने गाय भैंसी भेड़ चराने के लिए। विंटर्स में तो देखो पूरा स्नो कवर्ड होता है, लेकिन समर्स में स्नो मेल्ट हो जाती है तो सुंदर सुंदर घास आपको देखने को मिलती है। देखिए, विंटर्स में इसको स्नो में देखना एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं दोस्तों, आप कभी हिमाचल जाएगा थोड़ा सा जब गर्मी वाला टाइम चल रहा हो, मानसून का समय नहीं, मानसून में लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, थोड़ी गर्मी का समय हो, मार्च अप्रैल के बीच का समय हो, कभी आप जाइए हिमाचल, बहुत प्यारा सुंदर सीनरी आपको दिखेगा, हर चीज आपको हरी भरी सी दिखेगी, साफ सी दिखेगी, बहुत प्यारा सा दिखेगा, नदियों में पानी दिखेगा, मजा आएगा, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गाइस। ठीक है, चलिए, तो ये जितने भी जंगल मैं आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, सुनने में आपको अच्छे लग रहे होंगे, बट जब आप लाइव देखेंगे ना आपको रियलिटी समझ में आएगी कि पाइन में कितना डिफरेंस है, सिल्वर फर किसे कहते हैं, तो ये आपको पता ही तब चलेगा जब आप इन बेल्ट्स में जाओगे। ठीक है, चले फिलहाल हम आगे बात करते हैं। अब अच्छा, जो हिमालय के दक्षिणी स्लोप है आपका, वहां पे ना थोड़ा थिक वेजिटेशन कवर आपको दिखेगा, बिकॉज कंपैरेटिवली जो प्रेसिपिटेशन रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होती है इधर कंपेयर टू द नॉर्थ वाला इलाका। ठीक है, अब हाई एल्टीट्यूड्स में आप और हाई चले जाएंगे तो जो मॉसेस एंड लाइकन्स हैं ये आपके बहुत कॉमन हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है टुंड्रा वेजिटेशन। तो हम ट्रॉपिकल से नीचे वार्म एरिया से टुंड्रा लेवल तक जाते हैं, जो कि बहुत ठंडा एरियाज में काउंट होता है, और जब आप एक्सट्रीम ठंडे एक्सट्रीम हाइट पे चले जाओगे ना बेटा, तो बड़े पेड़ बहुत कम रह जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, मॉसेस, लाइकेंस, इस टाइप की चीजें आपको देखने को कॉमनली मिलती हैं। ठीक है, चलिए,
तो माउंटेन फॉरेस्ट का एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, वैसे आप देख सकते हो है ना, कई बार आपने देखा ही होगा यूट्यूब वीडियोस में, ठीक है, मतलब अलग अलग यार जो ट्रैवल ब्लॉग्स लोग डालते हैं ना, हिमाचल का, मनाली का, आजकल चीजों का, ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। तो इस टाइप के जंगल आपको वहां ज्यादा कॉमनली दिखते हैं। अब जो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट है, देखो बहुत सिंपल, सदर्न माउंटेन, तो ये तो हमने हिमालयन की बात कर ली। नॉर्दर्न फॉरेस्ट में क्या आ गया, सभी हिमालयन बेल्ट के फॉरेस्ट आ गए। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट रेंजेस की हम बात करेंगे तो अपना पेनिनसुलर इंडिया आ जाएगा, वेस्टर्न घाट्स, विंध्याचल की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियों के जंगल। अब अगर आप देखोगे तो काफी क्लोज हैं ट्रॉपिकल एरियाज के, तो सिर्फ 1500 मीटर अबव द सी लेवल का हाइट वाला इलाका आपको ज्यादा कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे वेजिटेशन जो है थोड़ी टेम्परेट टाइप की हायर एरियाज में जो ऊंचाई पे है, एंड आपके जो लोअर एरियाज है वहां पे सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको मिलेगा, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले साइड पे, ठीक है। अब टेम्परेट फॉरेस्ट को हम कई बार शोला कहते हैं, क्या बोलते हैं, शोलास के नाम से जानते हैं, नीलगिरी में, अनाईमलाई में और पलानी हिल्स में, ठीक है। कुछ अदर ट्रीज अगर आप देखोगे इस फॉरेस्ट के जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के, वो आपका मैग्नोलिया का पेड़ हो गया, लॉरेल हो गया, सिंचोना हो गया, से मेडिसिन बनती हैं, वाटल का पेड़ हो गया। तो सच फॉरेस्ट अगर आप देखोगे सतपुरा और मैकल की पहाड़ियों में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कंपैरेटिवली जो वेरिएटी ऑफ वेजिटेशन है आपको नॉर्दर्न माउंटेन्स में ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज वहां एलिवेशन में बहुत बदलाव आता है, क्लाइमेट में बहुत बदलाव आता है। सदर्न के अंदर आप जाएंगे तो सदर्न में पहली बात तो एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा हाइट के पहाड़ नहीं है, तो इतना ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे नहीं मिलेगा। प्लस पेनिनसुलर प्लेट्यू आप देखोगे ट्रॉपिकल रीजन्स के काफी पास में है, ठीक है। केरला वाले चले जाइए तो वो फिर इक्वेटोरियल रीजन के पास आ जाता है, तो इस वजह से वेरिएशंस उतने ज्यादा खतरनाक आपको यहाँ देखने को नहीं मिलते, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले जंगलों की, जिनका नाम है लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। स्वाम्प का मतलब होता है दलदल, कीचड़, राइट। इनको आप कई बार मैंग्रोव वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। इंडिया के पास ना बहुत सारे वेटलैंड्स हैं यार, ठीक है, दलदल वाले इलाके, स्वाम्पी वाले इलाके। तो करीब 70% आपका जो ये एरिया है, इसमें आप देखोगे कई बार पैडी कल्टीवेशन होता है, धान उगाया जाता है, चावल का, ठीक है। जो टोटल एरिया है भारत के वेटलैंड्स का लगभग 3.9 मिलियन हेक्टेयर्स है। दो साइट्स हमारी चिलिका लेक हो गई उड़ीसा में और केवलादेव नेशनल पार्क हो गया आपका भरतपुर में, ये प्रोटेक्टेड है ना, एज द वाटर फाउल हैबिटेट्स, जो आपके बर्ड्स वगैरह आते हैं यहाँ पे। तो एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, तो जिसमें कन्वेंशन किया गया था, कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वेटलैंड्स के ऊपर, जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए। तो रामसर कन्वेंशन साइट्स कहते हैं जो इसके अंडर प्रोटेक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से दो आप समझ लीजिएगा, एक उड़ीसा वाला हो गया आपका, दैट इज चिलिका लेक वाला, और एक केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों में जो है ना बर्ड्स बहुत ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर कंडीशंस में काफी प्रेफर करती हैं, ठीक है, आना, और उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है इनको अनहार्म्ड यहाँ पे छोड़ दिया गया, मतलब इस पे नुकसान आप नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। अब जो कंट्रीज के वेटलैंड्स हैं अगर आप देखेंगे तो इनको हमने कई सारी कैटेगरीज में बांट दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, इनको कई सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पहला है आपका रिजर्वायर ऑफ डेक्कन प्लेट्यू साउथ में, टुगेदर विद द लगून्स एंड द अदर वेटलैंड्स ऑफ साउथ वेस्टर्न कोस्ट। तो पहले कैटेगरी में आपके जितना भी लगून वाला क्षेत्र है आपका, है ना, जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं या और भी छोटे बहुत लेक्स वगैरह हैं डेक्कन प्लेट्यू के, सदर्न वेस्टर्न कोस्ट के, वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सलाइन एक्सपांस, यानी जो आपका सॉल्ट वाटर एरिया है, राजस्थान, गुजरात एंड गल्फ ऑफ कच्छ का, ठीक है। तीसरा है फ्रेश वाटर वाला इलाका, मीठे पानी की झीलें जो आपकी हो गई ना, रिजर्वायर्स हो गए, गुजरात से ईस्टवर्ड्स अब राजस्थान तक जाइए, केवलादेव नेशनल पार्क तो भरतपुर तक और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जितने भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं वो थर्ड कैटेगरी का पार्ट है। चौथा डेल्टा वाली रीजन, ठीक है, जहां नेवर्स डेल्टा बनाती हैं, लगून्स क्रिएट होते हैं, जैसे चिलिका लेक इज अ वेरी गुड एग्जांपल। फिर उसके बाद गंजेटिक प्लेन जो अपना गंगा प्लेन्स है, उसका जो मार्ची एरिया दलदल वाला इलाका है, वो भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है, वेटलैंड कैटेगरी में। तो हमने क्या किया, वेटलैंड्स को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। छठा कैटेगरी है फ्लड प्लेन हो गया, आपको फ्लड प्लेन मतलब जहां बाढ़ वगैरह काफी आती है जिस प्लेन एरिया में, ब्रह्मपुत्र के आसपास का इलाका, ठीक है। फिर आपके जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जितने भी दलदल वाले क्षेत्र हैं, हिली एरियाज हैं, जहां मार्शलैंड्स काफी ज्यादा हैं, हिमालयन फुटहिल्स पे जहां पे मार्शी एरियाज हैं। फिर सातवां कैटेगरी है वो लेक्स एंड रिवर्स आपके माउंटेनियस रीजन्स के, जो कश्मीर एंड लद्दाख वाले क्षेत्र में आते हैं। आठवां कैटेगरी है मैंग्रोव जंगल, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट आपके, ठीक है, या जो बाकी आइलैंड्स वाले इलाकों के जो आपके जंगल्स हैं, वेटलैंड्स हैं, वो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो मैंग्रोव्स होते हैं ना हमारे, वो कहां ग्रो करते हैं, कोस्टल एरियाज में, खासकर जहां काफी खारा पानी होता है, मार्शी एरियाज होते हैं, राइट। तो वो मैंग्रोव्स के ग्रोथ के लिए सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया लोकेशन आप कह सकते हैं। डन। चलो अब ये जो स्वैम्प या लिटोरल फॉरेस्ट है ना, इसमें नंबर ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो इलाकों में एग्जिस्ट करते हैं वहां पानी बहुत खारा है, तो ऐसे पेड़ का होना एग्जाम्पल बहुत जरूरी है यार, कि जो सॉल्ट वाटर को यहाँ पे झेल पाए। तो ऐसे स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे कई बार पानी ना ऐसा जमा रहता है, इकट्ठा रहता है, कई बार टाइड्स की वजह से पानी यहाँ पे बह करके आ जाता है, ठीक है, और काफी मडी वाटर होता है, गंदा वाटर, सॉल्टी वाटर, राइट। तो अच्छा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इस टाइप का जो कंडीशंस है कुछ बर्ड्स के लिए बहुत फेवरेबल है, और जैसे काफी सारी बर्ड्स का एक घर भी है यार। इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट लगभग 6740 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि वर्ल्ड का 7% है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, ठीक है। फिर हाईली डेवलप्ड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, सुंदरबंस का क्षेत्र हो गया आपका, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर।
फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे बाकी जो अदर एरियाज हैं वो महानदी का डेल्टा, गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा, ये फॉरेस्ट अगर आप देखोगे तो इनको काफी ज्यादा इंक्रोच किया जा रहा है, मतलब इनको काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। ये कोई रिपोर्ट भी आई थी कि मैंग्रोव्स भारत में डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं लगातार और इनके कंजर्वेशन का नीड है। तो देखिए दोस्तों, मैंग्रोव्स के पेड़ कुछ ऐसे होते हैं, आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी बड़ी इनकी जो है ना जड़ें हैं। तो मैक्सिमम जड़ें तो पानी में डूबी होती हैं, कुछ थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं जिससे इनको एयर वगैरह अपना मिलता रहे, ठीक है। और इस टाइप के घने जंगल होते हैं, अंदर आप जो पानी देख रहे हो काफी सॉल्टी वाटर, मडी वाटर, यानी काफी मिट्टी वाला पानी होता है। रेप्टाइल्स वगैरह आपको काफी मिल जाएंगे इस पानी के अंदर, सांप वगैरह काफी मिल जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा जब भी जाओ थोड़ा बच के जाओ भाई, ठीक है। तो अंडमान निकोबार सुंदरबंस का क्षेत्र काफी बढ़िया इलाका है अगर आप मैंग्रोव के जंगलों को देखना चाहते हैं। चलिए अब बात की जाती है यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन की दोस्तों। तो फॉरेस्ट की अगर आप बात करेंगे तो फॉरेस्ट का एक तगड़ा रिलेशनशिप है लाइफ और एनवायरनमेंट के साथ। ये हमें हमारे कई सारे नीड्स क्यों ना फुलफिल करते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस अगर हम अपना सर्वाइवल और अपनी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्रपोज किया कि नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी को लाया जाए। और एक पॉलिसी हमने अडॉप्ट की, इसको हम कहते हैं द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। था साल 1952 में जब पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, फर्दर इसे मॉडिफाई किया गया साल 1988 के अंदर। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करेगी, सस्टेनेबल तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज करेगी, जिससे कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट है उनके एरिया को एक्सपैंड किया जा सके, प्लस एट द सेम टाइम जो लोगों के नीड्स हैं उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसको भी हम प्रोवाइड कर पाए। तो सस्टेनेबल तरीके से फॉरेस्ट को मैनेज करना। अब इस पॉलिसी के क्या एम है, नंबर 1 कि हमारे जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है देश का उसको 33% तक लेकर के आना, अभी हम काफी पीछे हैं इससे। दूसरी बात, एक एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, फॉरेस्ट को जो है वापस से रिस्टोर करना जहां फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं, जिससे कि लॉजिकल बैलेंस आपका डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब नेचुरल हेरिटेज जो हमारे देश का, इसे कंजर्व करना, हमारे देश की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, उसको चेक करना, मेक श्योर करना कि डेजर्ट एरियाज और ज्यादा एक्सपैंड ना हो, बाढ़ों को रिड्यूस करना, सूखा पड़ता है ऐसे कंडीशंस को रिड्यूस करना, फॉरेस्ट कवर को सोशल फॉरेस्ट्री है ना, फॉरेस्टेशन यानी ज्यादा पेड़ लगाने वाला जो प्रोग्राम है उसके थ्रू इंक्रीज करने का ट्राई करना, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी बेहतर बनाना फॉरेस्ट की, जिससे कि जो जितने भी रिसोर्सेज है उससे हम निकालते हैं है ना, वो हम गांव वालों को दे पाए, प्लस साथ ही साथ कंजर्व्ड वे में उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाए, ऐसा ना हो कि लोग ओवर यूटिलाइज कर डालें, ठीक है। एक मैसिव पीपल्स मूवमेंट को यहाँ पे क्रिएट करना है जिसमें विमेन भी हो, जिससे कि लोग एनकरेज हो यार यहाँ पे पेड़ों को प्लांट करने के लिए, बेमतलब का जो पेड़ काटा जाता है उसे रोका जाना, एंड जो एक्जिस्टिंग फॉरेस्ट उन पे प्रेशर को डिक्रीज करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमारे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के, ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दिस कुछ स्टेप्स यहाँ पे हमारी सरकार ने उठाए, उसमें पहला था सोशल फॉरेस्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है, सोशल मतलब समाज, ठीक है, सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट किया जा रहा है, कैसे, अफॉरेस्टेशन करके। जो बंजर जमीन है, बारन लैंड, आप वहां क्या कर रहे हैं, जंगल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। किसकी मदद से, लोगों की मदद से काफी हद तक। इसका पर्पस क्या है कि यार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना, साथ ही साथ रूरल एरियाज को डेवलप करना, ठीक है। दूसरी बात, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 क्लासिफाई करता है सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। अब अर्बन फॉरेस्ट्री, अर्बन मतलब शहर इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अर्बन फॉरेस्ट्री का बच्चे मतलब बहुत क्लियर है कि यहाँ पे क्या मैनेज करना है। देखिए सबसे पहली बात तो ट्रीज को ज्यादा ग्रो करना है, पब्लिक के साथ मिलकर के पब्लिक को आप देखोगे अवेयर कराना है, प्लस प्राइवेटली ओन लैंड्स है जिन लोगों के, है ना, जिन लोगों के घर वगैरह हैं, या फिर आप कह लीजिए शहरों के अंदर ग्रीन बेल्ट्स पार्क करना, रोड साइड पे आपके पेड़ लगाना, या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में ग्रीन बेल्ट्स बनाना। तो ये सब क्या है, अर्बन फॉरेस्ट्री का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव। अर्बन शहरों के अंदर आप पेड़ों को ज्यादा लगाइए। जैसे अगर आप देखोगे, नोएडा के अंदर मैं रहता हूं यार, और एक चीज अच्छी है यहाँ पे कि पेड़ काफी लगाए गए हैं, नो डाउट, है ना, कि पेड़ आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली के अंदर भी पेड़ काफी दिखते हैं, अब तो काफी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, बट पहले अगर आप देखोगे तो पेड़ बहुत ज्यादा दिख रहे होते थे, राइट। तो पेड़ों को नो डाउट, यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हैं, कई सारी पेड़ काट करके बिल्डिंग्स बना दी गई, बट हाँ सड़कों के किनारे, एक्सप्रेस वेज पे आप देखो कई बार पेड़ लगाए जाते हैं। तो पेड़ लगाने के पीछे का लॉजिक यही है कि फॉरेस्टेशन को हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। रूरल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना, मतलब लोग मिल करके यहाँ पे। एग्रो फॉरेस्ट्री इज बेसिकली कि आप ऐसे पेड़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिससे आपको भी यहाँ बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। यही समझते हैं कैसे। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जब आप ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को सेम लैंड पे यहाँ पे ग्रो करते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एक बड़ा सा खेत था, उसमें आपने ऑलरेडी अनाज लगा रखा है, ठीक है। अब कुछ इलाका ऐसा होगा उस खेत का जो वेस्ट जा रहा है, तो आप क्या करें, उस पे पेड़ लगा सकते हैं। तो आप लैंड पे, सेम लैंड पे पेड़ भी ग्रो कर रहे हो और क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर कंबाइन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेरी सिंपल सी बात है कि आप टिम्बर वगैरह भी ले सकते हो उससे, फ्रूट्स भी ले सकते हो पेड़ों से, और साथ ही साथ अनाज भी अपने ग्रो कर पाओगे। तो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का कॉम्बिनेशन हो गया एग्रो फॉरेस्ट्री की, सेम जमीन पे पेड़ भी लगा दिया और अनाज भी लगा दिया। दूसरी बात,
कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि पब्लिक या कम्युनिटी लैंड के ऊपर, जैसे आपका विलेज के कॉमन पैस्चर एरियाज हो गए जहां लोग चारा चराने जाते हैं गाय भैंसों को, टेंपल की जमीन हो गई आसपास की, ठीक है, रोड्स का साइड हो गया, किनारा हो गया, कनाल्स के आसपास का इलाका हो गया, ठीक है, रेलवे लाइंस के आसपास के इलाके हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गए। तो यहां पे जब आप मिल करके पेड़ पौधे लगा रहे हो दोस्तों, वो कहलाती है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी को बेनिफिट्स देने के लिए बनाया गया है एज अ कंप्लीट एज अ होल, ठीक है, सभी लोग मिलकर एफर्ट कर रहे हैं, दैट इज वाई जो बेनिफिट्स हैं वो भी सभी के हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जो है ना एक आपको यहाँ पे एक मेथड प्रोवाइड करती है जिससे जो लैंडलेस क्लास के लोग हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है दोस्तों, वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिलकर के काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो बेनिफिट्स यहां पे निकल करके आ रहे हैं उनके साथ शेयर भी किए जा रहे हैं। प्लस अगर आप देखोगे जो लैंड ओनर्स हैं तो बेनिफिट करते ही करते हैं। सो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का सिंपल यार कि कम्युनिटी एफर्ट्स यहां पे जो है क्या किया जा रहा है, सिंपल सी बात है, हम जंगलों को उगा भी रहे हैं, लगा भी रहे हैं पेड़ों को, साथ ही साथ जो बेनिफिट्स हैं वो कॉमन तरीके से बांट भी ले रहे हैं, तो सभी का भला भी हो रहा है और अपने इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन हो रही है। फार्म फॉरेस्ट्री एक टर्म अप्लाई किया जाता है टू द प्रोसेस अंडर विच जहां पे फार्मर्स ट्रीज उगाते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो जो फार्मर्स की जमीन है, जो उनके खेत है, उसमें फार्म फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, मतलब हम फार्म के ऊपर पेड़ उगा रहे हैं, कमर्शियल नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स अलग अलग स्टेट से क्या करते हैं, सीड से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को। कौन से फार्मर्स, स्मॉल एंड मीडियम लेवल के, ठीक है। अब कई सारे लैंड्स अगर आप देखोगे, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड्स के किनारे हो गए, मार्जिन्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, पैस्चर वाले एरिया जहां गाय भैंस चारा चरती हैं, ठीक, घर के आसपास के इलाके हो गए, काउ शेड जहां पे आप गाय भैंसे को रखते हो, है ना, तबेला जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इसको यहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे ट्रीज उगाने के लिए जहां पे नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री की जा रही है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, कि यहां पे जब हम फार्म फॉरेस्ट्री की बात करें तो आप दो प्रकार के पेड़ उगा रहे हो, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल आप उगा सकते हैं खेतों में, पर जो बाकी फ्री एरियाज है वहां पे नॉन कमर्शियल ट्रीज को भी आप ग्रो कर सकते हो। सीड्स वगैरह इसके लिए कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट्स के। तो आप दो चीजें कर रहे हो, पहली बात तो कमर्शियल ट्रीज से आप अपना बेनिफिट्स निकाल पा रहे हो, दूसरा नॉन कमर्शियल से आप क्या कर रहे हो, एनवायरमेंट को काफी हद तक मैनेज कर रहे हो। तो ये थी यार हमारी मल्टीपल टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री जिसे सरकार प्रमोट कर रही है फिलहाल अभी आपके एनवायरमेंटल बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए, सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए। अब दोस्तों वेजिटेशन की बात हम काफी कर चुके हैं, तो लेट्स फटाफट से टॉक अबाउट वाइल्ड लाइफ, कि मेरे भाई की वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए वाइल्ड लाइफ जो भारत का एक नेचुरल हेरिटेज है, एस्टिमेट किया जाता है 4 से 5% जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज को आप जानते हैं या जिनके बारे में सुना है ना, वो लगभग आपके इंडिया में आपको मिलते हैं, ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम दुनिया की बात करें उसका 4 to 5% आपको भारत में मिल जाएगा। मेन रीजन बहुत सिंपल है यार इसका, कि बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है यार दोस्तों कि हमारा जो कंट्री है उसने कई समय से जो है ना, कई एजेस से इस पूरे इकोसिस्टम को प्रमोट करना सीखा है, बचाना सीखा है, प्रिजर्व करना सीखा है ओवर द इयर्स। नो डाउट कि यार ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो एनिमल्स उनके हैबिटेट्स काफी ज्यादा जो है इफेक्ट हुई हैं और उनके नंबर्स भी आप देखेंगे काफी हद तक गिरने स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट कुछ तो ऐसे भी हैं एनिमल्स जो यहाँ पे एक्सटेंट हो चुके हैं। अब कुछ कदम देखो, सबसे पहले कुछ रीजंस जो वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 1, पहला रीजन है बेटा इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है, जिससे क्या हुआ यार कि रैपिड लेवल पे क्या हुआ है, हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दिया, जंगल काट दिए इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, खेतों को एक्सपेंशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है उससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट होगा, ठीक है। फिर ज्यादा से ज्यादा लैंड्स को भी एग्रीकल्चर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड्स, कैनाल्स। तो आप डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बिल्ड करोगे जंगल को उतना ही नुकसान होगा, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ को भी होगा, बिकॉज वाइल्ड लाइफ कहां जाएगी यार, वहीं तो रहेगी। अच्छा, प्रेशर आ रहा है फॉरेस्ट के ऊपर, बिकॉज क्या है यार, सिंपल सी बात है यार कि फ्यूल, वुड, फॉडर जो है वो आपको क्या करना पड़ रहा है भाई, कहीं ना कहीं से तो आप जंगल से लेकर के आओगे ना, लकड़ी खाना बनाने के लिए, जानवरों के लिए चारा। तो अभी क्या हो रहा है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इन रिसोर्सेज के पीछे जो फाइट है बेटा वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो डोमेस्टिक गाय भैंसे होती हैं, जब जरूरत से ज्यादा कहीं पे ना घास वास चढ़ जाती हैं, ठीक है, जंगलों के अंदर, तो बेचारे जो वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए कुछ नहीं बचता है यहाँ पे, राइट। हंटिंग अगर आप देखोगे तो पुराने जमाने में राजा महाराजा ब्रिटिशर्स वगैरह किया करते थे, जिससे क्या होता था, कई सारे एनिमल्स अभी खत्म हो चुके हैं। एशियाटिक चीता इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। प्लस अगर आप देखोगे फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा हाई रहते हैं कई बार, जिसकी वजह से भी हमें जंगल काफी ज्यादा नुकसान होते हैं ना। हाउ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, देखिए नंबर 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो यार काफी समय से बहुत सारे कल्चर्स हमारे देश के अंदर जिनमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात की जाती है, ठीक है। कई सारे कम्युनिटीज, आदिवासी भाई बहन हमारे, वो इनफैक्ट बचाते हैं, बिकॉज उनका जीवन ही डिपेंड करता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पे। अब अगर आप देखोगे तो 1972 में एक प्रॉपर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट प्रोग्राम को लाया गया, इसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 का, जिसमें एक प्रॉपर लीगल लॉज बनाया गया कि किस तरीके से कंजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को भारत के अंदर, ठीक है। दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के, नंबर 1, जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज इनको खत्म होने का खतरा है उनकी एक प्रोटेक्टेड लिस्ट बनाई गई, ठीक है, उसके अंदर उन सभी को डाला गया और लीगल सपोर्ट उन्हें दिया गया कि अगर आप यहाँ पे किसी प्रकार से उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके अगेंस्ट लीगल यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। नेशनल पार्क सेंचुरीज बनाए गए जहां पे इन बेचारे प्रोटेक्टेड स्पीशीज को यहाँ पे प्रिजर्व किया जा सके, रखा जा सके और साथ ही साथ बेटा इनको यहाँ पे और ग्रो करवाया जा सके। अब इस एक्ट को अगर आप देखोगे तो काफी तगड़े इसको अमेंड किया गया 1991 में।
अब पनिशमेंट यहां पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, साथ ही साथ ये प्रोविजंस भी आ गए कि स्पेसिफिक टाइप की प्लांट स्पीशीज को भी अब प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज कई सारी प्लांट स्पीशीज में भी खतरे में, राइट। तो अगर आप देखोगे करीब 103 नेशनल पार्क, 563 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देश के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है हमारी किसी भी सरकार की अगर हम बात करें, और जरूरी भी यार हमारे एनवायरमेंट और हमारे देश के इकोनॉमी के लिए, ठीक है। हाउएवर ये तभी अचीव किया जा सकता है जब हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अब इफेक्टिव कंजर्वेशन फ्लोरा एंड फोनो का, फोना मतलब फ्लोरा मतलब वेजिटेशन आपकी, फोना मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो इसको भारत सरकार ने स्टार्ट किया है इन कोलैबोरेशन विद यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है। तो भारतीय सरकार यहाँ पे काफी हद तक एफर्ट डाल रही है। इंडिया ने ऑलरेडी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया हुआ है, प्लस यूनेस्को के साथ मिलकर के भी हमने एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाया, जिसके थ्रू हम ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात करें, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एनिमल्स मस्त अपना खेल रहे हैं जंगल वंगल के अंदर, इजंट इट। चलिए, तो ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स का लिस्ट है यार, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग मैप के ऊपर है ना। जैसे पंचमढ़ी आप देखेंगे एमपी वाले साइड है, स्नाकर अमरकंटक सिमलीपल उड़ीसा में है, फिर अगर आप देखोगे सुंदरबंस वेस्ट बंगाल हो गया आपका, ठीक है। दिब्रू साइखोवा आपका आसाम वाले साइड हो गया, ठीक है। दिहांग दिबांग भी अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली साइड है अपना, ठीक है। देन वी हैव नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई अगर आप देखेंगे, गल्फ ऑफ मुन्नार हो गया। तो ये मल्टीपल बायोस्फीयर रिजर्व्स है। नंदा देवी आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर, नौकरेक है इसी में ऊपर। तो मल्टीपल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इट्स अ बेसिक मैप जो आपको बताता है कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट मोर एफर्ट्स। अब देखो सरकार ने कुछ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया ताकि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को हम बचा पाए। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। तो यहाँ पे होल आइडिया यही था कि इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने का होल मतलब था कि टाइगर्स को, हैबिटेट्स को बचाना, जंगल्स को बचाना, उनकी स्पीशीज जो खत्म हो रही है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। साथ ही साथ उनकी पॉपुलेशंस को बढ़ाने के लिए काम करना, राइट। अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से यहाँ पे चलाया जा रहा है। अगर आप देखोगे 1973 में इसलिए लॉन्च किया गया बिकॉज रियलाइज हुआ गवर्नमेंट को कि टाइगर पॉपुलेशन 55,000 से गिर के 1827 रह गई थी, और उसका रीजन था टाइगर्स की इलीगल पोचिंग बहुत हद तक, बिकॉज उनकी स्किन, इनकी हड्डियां यूज होती थी मेडिसिन वगैरह में। तो और अगर आप वर्ल्ड में देखोगे टाइगर का 2/3 पॉपुलेशन इंडिया और नेपाल में ही मिलता है, ठीक है। दैट इज अ वेरी बिग रीजन की जिस वजह से आप देखोगे टाइगर्स के लिए पोचर्स के लिए इंडिया नेपाल सम प्राइम टारगेट्स बन गए थे, ठीक है। सो मेन ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या था कि आप जितने भी मतलब जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करना टाइगर्स की भारत में, उसको प्रमोट करवाना, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से जो अगर आप देखोगे तो उसका प्रिजर्वेशन करना। प्लस अगर आप देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि लोगों को भी यहाँ पे समझाना यार किस तरीके से हमें अपने वाइल्ड लाइफ के प्रति जो है अवेयर होना पड़ेगा। इनिशियली प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था 9 टाइगर रिजर्व्स के साथ, ठीक है, जो कि कवर करती थे एन एरिया ऑफ 16,339 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो अभी 50 टाइगर रिजर्व तक इंक्रीज हो चुका है, और जो टोटल एरिया बेटा लगभग 71,027 क्या स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। अगर आप देखोगे जो कोर टाइगर रिजर्व्स हैं लगभग 18 स्टेट्स के अंदर भारत में जो है बेटा काफी हद तक आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो टाइगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें कंट्री में तो ये काफी इंक्रीज हुई है। 2006 में 14 से 11 टाइगर्स थे, लगभग 3,000 टाइगर्स के आसपास में पहुंच गए थे 2020 में, जो कि 70% है टोटल टाइगर पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड का। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था जिससे स्टेट्स को हम असिस्ट कर पाए फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्रमोट करना है ऐसी पॉपुलेशन का एलिफेंट्स की जो काफी तेजी से खत्म हो रहे हैं, ठीक है। 16 स्टेट्स में प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, तो दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, प्रोजेक्ट टाइगर साथ ही साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हमारे चलाए गए हैं, जैसे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हंगुल हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन मस्क डियर हो गया। तो ये भी अगर आप देखोगे तो भारतीय सरकार ने यहाँ पे लॉन्च किए थे। दो सबसे इंपॉर्टेंट टाइगर और इंडिया प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिससे क्वेश्चन आप देखेंगे हर बार एग्जाम्स के अंदर पुटअप होता है, ठीक है। चले नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है दोस्तों। नाउ अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है यार, एक यूनिक आप कह सकते हो प्रोटेक्टेड एरिया है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है जहां पे टेरेस्ट्रियल और कोस्टल एरियाज के अंदर आपको ये देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और मजे की बात क्या है दोस्तों, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एरियाज है जहां पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से ह्यूमंस और ये जो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ है इसके बीच में एक प्रॉपर कहते हैं ना एक प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे क्रिएट किया जाए, एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर पाए हमारे जितने भी वाइल्ड लाइफ है, नेचुरल स्टेशन है उनको, ठीक है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत के अंदर टोटल, है ना, इसमें से 11 अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर है, ठीक है, जिसको यूनेस्को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। तो इट्स अ वेरी गुड आप कह सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा सेटअप है, ठीक है। अब इसके दो से तीन आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव कि बायोडाइवर्सिटी को यानी जो वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स अपनी मिलती है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इकोसिस्टम बचाना। दूसरा एनवायरमेंट को डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट करना, मतलब आप बहुत केयरफुल तरीके से सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से, राइट।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट यार इंटरनेशनल नेटवर्क क्रिएट करना जिससे कि रिसर्च एंड मॉनिटरिंग की जा सके। तो इंटरनेशनली एक आइडेंटिफाइड एरियाज हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं कि कैसे इन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज बनाया जा सकता है। प्लस अगर आप देखोगे दोस्तों तो थोड़ा बहुत जो अगर आप डेवलपमेंट आपको रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज चाहिए आपको यहाँ से, तो उसको सस्टेनेबल तरीके से कैसे लिया जा सकता है। तो ये होल ऑब्जेक्टिव अपने बायोस्फीयर रिजर्व सिस्टम का। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एक लिस्ट में आपको दिखाता हूं भाई भारत में बायोस्फीयर रिजर्व्स की, जो कि अगेन आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद करते हैं सेशन को टाटा बाय बाय। काफी छोटा सा प्यारा सा सेशन था 40 मिनट का, बिकॉज इजी टॉपिक है गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। ठीक है, सिंपल फैक्चुअल टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपसे पूछता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पूछता है आपसे, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या था, तो इस पे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ एक काम कर लेते हैं फटाफट से। क्या हो रहा है, ओके तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा प्यार से आपको दिखाते हैं, तो आई गेस अभी आसानी से आप देख पाओगे। ठीक है, चलिए तो आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व एंड टोटल एरिया जो ये कनेक्ट करते हैं, लोकेशन क्या है इनका। नीलगिरी अगर आप देखेंगे वायनाड केरला, आपका नागरहोल, बंदीपुर, मधुमलाई, है ना। तो बेसिकली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक है, 3 स्टेट्स कवर करता है नीलगिरी। नंदा देवी की बात करें ऑब्वियसली बात है उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों ये, तो ये कवर करता है आपके मोस्टली जो पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व अगर आप देखेंगे मेघालय में दोस्तों। मानस आपका अगेन आसाम में पड़ता है। फिर सुंदरबंस पड़ता है बंगाल वाले क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल वाले पार्ट में। गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है आपके ऑब्वियसली बात है साउथ ऑफ तमिलनाडु, है ना, एंड नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी। ठीक है, इसके अलावा ग्रेट निकोबार आपका पड़ता है बच्चे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, सिमलीपल आपका उड़ीसा के अंदर मयूरभंज वाले डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। दिब्रू साइखोवा अगर आप देखेंगे पड़ता है आपका आसाम के अंदर अगेन। फिर आपका दिहांग दिबांग अगर आप देखोगे पड़ता है आपका अरुणाचल वाले साइड पे। फिर आपका पंचमढ़ी पड़ता है बेटा ऑब्वियसली बात है मध्य प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व पड़ते हैं बेटा नॉर्थ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। ठीक है, अगस्त मलाई आपका पड़ता है बेसिक सी बात अगेन तमिलनाडु वाले इलाकों में। ठीक है, तो पार्ट ऑफ तिरुचवल्ली, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और तिरुवनंतपुरम जो कि केरला का पार्ट है। ठीक है, चलो तो केरला और तमिलनाडु मिलाकर के आप देख सकते हो दैट इज अगस्त मलाई। अशनाकर अमरकंटक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है आपसे, तो ये पड़ता है आपका एमपी छत्तीसगढ़ वाले इलाके में। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है कच्छ वाला इलाका। कच्छ नाम सुनते हैं आपको, गुजरात हिट किया होगा यार, सही सही बात है भाई। तो ये पड़ता है राजकोट, कच्छ वाला पार्ट, सुरेंद्रनगर और पाटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट ऑब्वियसली बात है एक ही जगह है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट कई बार। ठीक है, फिलहाल उसी के आसपास है, उससे थोड़ा सा नीचे। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है आपका पिन वैली नेशनल पार्क का इलाका, चंद्रताल का इलाका, ठीक, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पड़ता है स्टेट ऑफ हिमाचल में। फिर आपका आ जाता है शेषचलम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। शेषचलम अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे पन्ना, तो पन्ना ऑब्वियसली बात है बहुत फेमस है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें जो आपको बोल्ड में दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं मेरे भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था यार, बहुत ही इजी टॉपिक था, बेसिक फैक्ट्स हैं, है ना। सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक आप ये मान लीजिए क्लास 11 के अंदर आपसे टाइप ऑफ वेजिटेशन पूछेगा, फीचर्स उसके पूछेगा। मैक्सिमम चांसेस होते हैं मैंग्रोव के, डेसिडियस के, और साथ ही साथ आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन के। सबसे ज्यादा हाईली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके पेपर्स के अंदर, तो मैंग्रोव, डेसिडियस करके जाना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, और एवरग्रीन भी। तो एवरग्रीन का सिंपल है यार, पानी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, ये अंबानी है जंगलों के, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो जंगलों के अंबानी है, इनके पास सबसे ज्यादा पानी। 200 सेंटीमीटर ज्यादा रेनफॉल जहां दिख जाए समझ जाएगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, डेसिडियस को भी पूछा जाता है बिकॉज अगेन मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है। डन, चलिए तो इसी के साथ आज का आपका होमवर्क बहुत सिंपल है कि आपको दोबारा से एक बार नोट्स वोट्स रिवाइज कर लीजिएगा अपने बढ़िया से, टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, सो दैट इज ऑल। जो जो टॉपिक्स बताए हैं उसको ध्यान में रखिएगा, एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर ऑल योर एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। एक चैप्टर आपका और बचा हुआ, फटाफट से उसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपके साथ। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए पढ़ाई मेरे साथ, यानी कुणाल के साथ, और आपके अपने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला और आपका प्यारा चैनल ह्यूमैनिटीज वाला के साथ। ठीक है दोस्तों, तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कारम, चलता हूं, आपसे मुलाकात होगी अगली बार। बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू।